हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 27, जो कि बिहार पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग फिर से आ गए हैं दोस्तों नए जोश और जुनून के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है जो दोस्तों हमारा ऑप्शन है पहला, उड़ना का उड़ान, मना मनाही, एक का एकता, एवं सर दर्द का सर्द का सर्दी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हमारा क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है हमारा हो जाएगा उड़ना। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रहण का विपरीतार्थक शब्द है। तो ग्रहण का जो विपरीतार्थक हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा। तो ऑप्शन के अनुसार जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह विग्रह हो जाएगा। क्या विग्रह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शिरोमणि का सही संधि विच्छेद है। तो शिरोमणि का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अंतस्वार को आ मिलकर म में आ है तो यह मिलकर जो ओ का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग बहुवचन में होता है। तो जैसा कि पता होगा आपको बाल का जो प्रयोग है वो बहुवचन में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बनारसी साड़ी विश्व विख्यात है, यह किस विशेषण का उदाहरण है। तो बनारसी साड़ी जो है ये विश्व विख्यात है, इसमें जो है ये गुणवाचक है। क्या ये गुणवाचक विशेषण है इसमें। लड़कपन किस तथातिक प्रत्यय का उदाहरण है। तो लड़कपन जो है दोस्तों वह भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है। निम्न में से कौन द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास का उदाहरण जो हो जाएगा वह नवरत्न हो जाएगा, जिसमें संख्यावाचक आता है वह द्विगु समास का उदाहरण होता है। किसले का पर्यायवाची शब्द है। तो किसले का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वह क्या कोमल पत्ता। अगला प्रश्न है हमारा, वह कल मेरे आने से पहले चला गया होगा, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो इसमें जो दोस्तों यह है एक जो है यह संदेहवाचक वाक्य है। क्या संदेहवाचक वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें जो देखिए दोस्तों ऑप्शन हमारा दिया हो, यह कुआं बहुत गहन है, यह कुआं बहुत बड़ा गंभीर है, यह कुआं बहुत गहरा है। यह ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही है। नई नई बांस का नहला लोकतिया का सही अर्थ है। तो नई नई बांस का नहला लोकतिया का सही अर्थ जो है दोस्तों वो क्या है, नए नए शौक को पूर्ण करने के लिए अजीब काम करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब आगे इंग्लिश का प्रश्न है, ही इज जेलियस ऑफ मी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन के अनुसार जो हमारा हुआ द जेनेट्री ऑफ हिज टाउन टू डू लाइक इट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिक ऑन द राइट वर्ड। तो इसमें जो है दोस्तों जॉन्डिस जो है राइट वर्ड है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, बाकी तीनों जो ऑप्शन है वह गलत है। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल जैसे कि आपको पता होगा ब्यूटीफुल मीन सुंदर होता है, तो उसका जो एंटोनिम्स यानी विपरीतार्थक हो जाएगा वह अगली हो जाएगा। मिस कुरूप। आगे मैथ का प्रश्न, इसको हम इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर मिला लीजिएगा। और अगर आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका जो प्रश्न को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न को सोल्व करेगा तो 98 डिग्री आएगा आंसर। और इस प्रश्न को जो सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बेलन क्या, इसको सॉल्व करने के बाद 13,460 मीटर, इसको 154 सेंटीमीटर। इस प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 9√3 सेंटीमीटर। एवं अगले प्रश्न को सॉल्व करिएगा तो इसको जो है सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वह 12√3 2 सेकेंडरी। इसको भी सॉल्व करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा पाई कॉमन हो जाएगा। और व्यास दिया हुआ है 4 और त्रिज्या व्यास जो है 4 और 6 दिया हो तो इसको त्रिज्या आधी हो जाएगी, उसके अनुसार इसको सॉल्व करेगा। वृत्त का फॉर्मूला आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दोस्तों यह आएगा 15 मीटर। इसको जो सॉल्व करने के बाद आएगा वह 53 किलो आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ पर गिराया गया था। तो बात करें दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की, तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वह कब से चालू हुआ था, तो वह जो है कब चालू हुआ था, तो यह 1939 ईस्वी से चालू हुआ था। क्या 1939 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक चला था। और इसके दौरान ही 6 अगस्त कब 6 अगस्त एवं 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर बम गिराया था। तो सबसे पहले जो 6 अगस्त को वो जापान ने बम गिराया था वह हिरोशिमा पर, और ये इस बम को जो किससे इस बम को हम लोग क्या फैटमैन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक को किस इतिहासकार ने पागल कहा है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को जो है एलिस्टन ने कहा है मोहम्मद बिन तुगलक को पागल। अगला प्रश्न हमारा, बुद्धों के उपदेश का भाषा क्या थी। तो बुद्ध के जो है उपदेश की भाषा थी जो वह पाली थी। क्या पाली। अगला प्रश्न हमारा, जापान में पर्ल हार्बर का आक्रमण किस को किया गया था। तो पर्ल हार्बर का जो आक्रमण है वो दोस्तों वह 7 दिसंबर 1941 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इस्लाम धर्म भारत में लाने का सर्वप्रथम श्रेय है। तो इस्लाम धर्म भारत में लाने का जो सर्वप्रथम श्रेय है जो मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम जो पहला अरब मुसलमान था जिसने सिंध पर 712 ईस्वी में कब 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, और इसका जो उद्देश्य था वह धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। तो ऑप्शन डी हमारा हुआ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। तो यह जो मिली थी दोस्तों यह पेरिस की संधि के तहत। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जो अमेरिका का सेनापति था वह जॉर्ज वाशिंगटन था। कौन? जॉर्ज वाशिंगटन था। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की जन्म तिथि। तो महात्मा बुद्ध की जो जन्म तिथि है दोस्तों वो 563 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहा? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। अगला है, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो दोस्तों वह वैशाली में हुई थी, और उस समय जो है दोस्तों वह किसके शासन काल में हुई थी। तो यह जो हुई थी काला शोक के शासन काल में। किसके? काला शोक के शासन काल में। इसको याद रखिएगा आप सब। अगला है, वर्धमान महावीर का संबंध किस गणतंत्र से है। तो यह इनका संबंध जो है लिच्छवी गणतंत्र से है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का रचयिता था। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो दोस्तों वह कौटिल्य या चाणक्य है। कौन? कौटिल्य या चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में था। तो यूनानी राजदूत जो है तो मेगास्थनीज वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। किसमें? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, और इसे जो है सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 1920 ईस्वी में हुई थी। कब? 1920 ईस्वी में हुई थी। बात करें दोस्तों, राष्ट्र संघ संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति के दिमाग की उपज थी। तो यह जो है उपज थी किसके? वुडरो विल्सन की दिमाग की उपज थी। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें दोस्तों तो जैसा कि आपको इससे पहले हमने बताया द्वितीय विश्व युद्ध का जो आरंभ है वह 1939 से 1945 के बीच में। तो आरंभ तो हुआ था ये युद्ध 1939 ईस्वी में हुआ था। भारत में सबसे छोटा दिन होता है। तो भारत में सबसे छोटा दिन जो होता है वह 22 दिसंबर को होता है। कब? 22 दिसंबर को। पृथ्वी की धुरी अपनी कक्षा तल पर झुकी है। तो पृथ्वी की धुरी जो अपनी कक्षा तल पर झुकी है वह कब? कितनी? 23.5 डिग्री झुकी है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जलवायु की विशेषता है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जो जलवायु की विशेषता है तो वह जो दोस्तों वर्षा मुख्यतः शीत ऋतु में होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता जो है उच्च तापमान तथा उच्च वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर से गुजरती है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें दोस्तों तो यह जो है 180 डिग्री देशांतर से गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिन और रात होते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण। किसके कारण? घूर्णन के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द प्राय निम्न में से किन लोगों को इंगित करता है? तो आर्य शब्द जो है दोस्तों वह किनको इंगित करता है? तो यह जो है दोस्तों इंगित करता है, यह अभी रहस्य बना हुआ है। किसको? रहस्य बना हुआ। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना स्थित है। तो हीराकुंड जो है महानदी पर स्थित है। कहाँ? महानदी पर, उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी परियोजना उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो बात करें दोस्तों निम्न घाटी की परियोजना की, तो इसमें जो है दोस्तों इसका जो हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा क्या? कांसावती जो है यह उड़ीसा में, यह जो है उड़ीसा में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, महानदी जो है यह उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो इसमें जो दोस्तों मुंबई जो है यह प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मिलजेट घर के रूप में जाना जाता है? तो यह जो है ग्रीनलैंड जाना जाता है। कौन? ग्रीनलैंड जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है दोस्तों वह कौन? सहारा है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला द्वीप कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो द्वीप है जो वह ग्रीनलैंड है। कौन? ग्रीनलैंड है। अगला प्रश्न है, कोबे नागोया ओसाका प्रमुख औद्योगिक नगर है। तो कोबे नागोया ओसाका जो है प्रमुख औद्योगिक नगर जो है यह जापान में है। कहाँ? जापान में। अगला प्रश्न है, ग्रेट ऑर्टियज बेसिन कहाँ है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा गांधी ने दांडी को प्रसिद्ध यात्रा कब की थी? तो दांडी की जो यात्रा है जो महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में की थी। कब? 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित विविध सिद्धांतों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मान कौन सा है? तो इसमें जो है दोस्तों कौन? तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन जो है यह क्या? विकासवादी सिद्धांत जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? तो यह जो है अनुच्छेद 350 के में है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा जो है वह महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वह ए.ओ. ह्यूम थे। कौन? ए.ओ. ह्यूम थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी मुंबई में। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। तो कब करता है? तो हर वर्ष प्रथम अधिवेशन के प्रारंभ में। भारत का उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय की संवैधानिक स्थिति क्या है? तो भारतीय राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति जो है दोस्तों वह क्या है? तो वह जो है हमारा वह सर्वभाविक प्रतिष्ठा तथा प्राधिकार रखता है परंतु उसमें वास्तविक शक्ति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत की विदेश नीति को कौन निश्चित करता है? तो भारत की विदेश नीति की बात करें तो यह जो है कैबिनेट करता है। कौन? कैबिनेट करता है। अगला हमारे संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व, संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणराज्य शब्द कब सम्मिलित है? तो यह जो है दोस्तों कब सम्मिलित है? तो यह जो है 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा।
12वीं अनुसूची संविधान के किससे संबंधित है? तो यह जो है दोस्तों नगरीय निकाय से संबंधित है। अध्यादेश क्या है? तो अध्यादेश जो है दोस्तों विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु निश्चित अवधि के लिए कार्यपालिका द्वारा जारी किया गया वह आदेश है जो उस समय दिया जाता है जब व्यवस्थापिका का अधिवेशन नहीं चल रहा होता। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो सामाजिक समझौते सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वह हॉब्स है। संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? तो संविधान का जो है 73वां संविधान संशोधन जो है वह पंचायती राज से संबंधित है। बात करें दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, ये जो प्रश्न गलती है। अगला प्रश्न है लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर कैसा प्रतीत होता है? वह काला और हरा प्रतीत होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती है? तो ऑप्शन के अनुसार जो है दोस्तों हमारा ध्वनि तरंग को है जो ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत शक्ति संयंत्र किस देश के कार्य कर रहे हैं? तो वह न्यूजीलैंड और अमेरिका दोनों में कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सौर सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने में जो है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है सौर सेल को परस्पर संयोजित करके सौर पैनल बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो वह जो है किसका चांदी का किया जाता है। विद्युत हीटर का तापीय अवयव बना होता है। तो विद्युत हीटर का जो तापीय अवयव बना होता है वह नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वह टंगस्टन का बना होता है। अगला है विद्युत वस्तु का संवेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। किस पर? दोनों पर निर्भर करता है। ध्वनि का स्रोत होता है। तो ध्वनि का जो स्रोत होता है वह कंपन करती हुई वस्तु होती है। अगला प्रश्न है पवनों का देश कहा जाता है। तो पवनों का देश जो है दोस्तों वह किसको? डेनमार्क को कहा जाता है। किसको? डेनमार्क को। अगला प्रश्न है नींबू के खट्टे स्वाद को खत्म करने के लिए कौन उपयुक्त है? तो नींबू के खट्टे स्वाद को खत्म करने के लिए जो है बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? तो CO2 जो है यह एक अम्लीय ऑक्साइड है। सही कथन को चुने। तो इसमें जो दोस्तों सभी क्षार जो है भस्म है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जलीय विलयन में एसियोस्टिक अम्ल है। तो इसमें जो है दोस्तों यह अंशतः आयनित होकर H3O बनाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अवकारक नहीं है? तो इसमें दोस्तों जो क्लोरीन जो है वह अवकारक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसमें जो है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो है वह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। एलपीजी का मुख्य घटक है। तो एलपीजी का मुख्य घटक जो है वह ब्यूटेन है। कौन? ब्यूटेन। समीकरण कौन सी अभिक्रिया है? तो यह जो समीकरण दिया है यह जो है संयोजन है। क्या? संयोजन। कोयले में कार्बन के अतिरिक्त दो और तत्व हैं। तो कोयले में कार्बन के अतिरिक्त जो और दो तत्व हैं वो कौन कौन है? तो वह नाइट्रोजन और सल्फर है। बोर मॉडल व्याख्या करता है। तो बोर मॉडल जो है दोस्तों वो व्याख्या करता है उस परमाणु या आयनन के स्पेक्ट्रम की जिस पर एक इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाष्पोत्सर्जन एक है। तो बाष्पोत्सर्जन जो है एक भौतिक क्रिया है। बाष्पोत्सर्जन का महत्व है। तो बाष्पोत्सर्जन का महत्व जल स्तंभ को अक्षुब्ध बनाए रखने में, पौधों का तापमान संतुलित बनाए रखने में, जल अवशोषण की दर को नियंत्रित करने में। सही का सभी ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की गति पथ होती है। तो यह जो है कैसी होती है? बहुदिशीय होती है। कैसी होती है दोस्तों? बहुदिशीय होती है, नहीं द्विदिशीय होती है। माफ कीजिएगा दोस्तों, द्विदिशीय होती है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युगलन के संगलन को निषेचन कहते हैं। क्या? निषेचन कहते हैं।
पौधे में निषेचन के उपरांत विकसित होते हैं। तो पौधे में जो निषेचन के उपरांत जो है बीजांड उत्पत्ति विकसित होते हैं। अंडाणु अवस्थित होता है। तो अंडाणु जो अवस्थित होता है दोस्तों वो अंडाशय में, कहाँ, अंडाशय में। अगला प्रश्न है, पौधों में मादा युग्मक कौन कहलाता है। तो पौधों में जो मादा युग्मक है जो वह बीजांड कहलाता है। कौन, बीजांड। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में वृक्किक नलिकाओं की लगभग संख्या होती है। तो कितनी होती है, 1 मिलियन होती है। यूरिया रक्त में प्रवेश कहाँ से करता है। तो यूरिया रक्त में जो प्रवेश करती है वह यकृत से करती है। कहाँ से, यकृत से। अगला प्रश्न हमारा, भैंस की अधिक दूध उत्पादक क्षमता वाली नस्ल। तो मुर्रा जो है वह भैंस की अधिक दूध उत्पादन वाली क्षमता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का सेट डिस्कशन हम लोग डेली लेकर आते रहते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।